सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। कबीर खान ने जेब से चाबियों का छोटा गुच्छा निकाला और एक एक करके ताले में चाबियां लगाने लगा। रात की तारीकी में कुछ फासले पर से अरसलान और शेर खान को कबीर खान का धुंधला साया नुमा जिस्म दिखाई दे रहा था। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, कोई चाबी लग जानी चाहिए, हमारे मिशन की कामयाबी का दारोमदार ताला खुलने पर ही है। शेर खान बोला, कबीर खान कारीगर आदमी लगता है, उन्हें किसी किसी वक्त ताले को चाबी लगाने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। एयरपोर्ट वाली सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई न कोई गाड़ी गुजर जाती थी। जब गाड़ी गुजर जाती तो हर तरफ खामोशी छा जाती। कबीर खान को 15-20 मिनट लग गए। अरसलान बोला, मैं जाकर पता करता हूँ। शेर खान ने अरसलान के बाजू पर हाथ रखकर ज़रा सा दबाते हुए कहा, वो आ रहा है। अंधेरे में उन्हें कबीर खान अपनी तरफ आता नजर आया। वो करीब आकर बैठ गया और बोला, ताला खुल गया है, चाबी मैंने ताले में ही लगी रहने दी है, वापसी पर ताला बंद करके चाबी साथ लेते आना। मैं इसी जगह बैठकर माहौल पर निगाह रखूँगा, कोई ख़तरा हुआ तो मुंह से कोयल की हल्की सी आवाज़ निकाल लूँगा। ठीक है, अरसलान ने कहा। और दोनों कमांडो मुजाहिद उठे और माल गोदाम की तरफ बढ़े। गोदाम के छोटे दरवाजे पर गए तो टटोल कर देखा, ताला कुंडे में खुलकर लटका हुआ था। शेर खान ने ताले को निकालकर जंजीर उतारी और ताला इसी तरह कुंडे में लटका दिया। फिर दरवाजे को ज़रा सा अंदर को दबाया। चरचराहट की आवाज़ पैदा हुई। दरवाज़ा एक मुद्दत से बंद था, जिसकी वजह से जाम हो गया था। अरसलान ने कहा, आहिस्ता से खोलो। शेर खान ने बड़ी एहतियात के साथ दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ दबाना शुरू किया। थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती और दरवाज़ा ज़रा सा पीछे को हो जाता। 2-3 मिनट के बाद दरवाजे का एक पट खुल गया। अंदर से लकड़ी के खोखों की खास बू वाली गर्म हवा बाहर को निकली। शेर खान ने जेब से छोटी टार्च निकाल कर रोशन कर ली और दोनों कमांडो एक दूसरे के आगे पीछे गोदाम में दाखिल हो गए। गोदाम में माल से भरे हुए लकड़ी के खोखे और भरी हुई बोरियां अंबार की शक्ल में एक तरफ लगी हुई थीं। दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था। टार्च अरसलान ने भी रोशन कर ली थी। ये छोटी टार्च थी जिसकी रोशनी जहाँ डाली जाती थी सिर्फ वहीं रोशनी होती थी। उन्होंने नवादरात की क्रेट तलाश करने शुरू किए। काफ़ी बड़ा गोदाम था। काफ़ी सामान गोदाम की दीवारों के साथ था। कुछ सामान ढेरों की शक्ल में दरमियान में लगा था। एक तरफ सामान लाने ले जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। आखिर तलाश करते करते उन्हें एक तरफ दीवार के साथ लगे लकड़ी की क्रेट नज़र आ गए। करीब जाकर उन्होंने टार्चें रोशन करके उनका जायज़ा लिया। लंबे साइज़ के छोटे साइज़ के क्रेट थे। ये देखकर उनके चेहरों पर मसरत की लहर सी दौड़ गई कि हर क्रेट पर एक जानिब सुर्ख रंग से तैयारे का नंबर L119 लिखा हुआ था। अरसलान ने कहा, यही वो क्रेट है। शेर खान ने जेब से धमाकाखीज स्कॉच टेप वाला लिफाफा निकालकर एक क्रेट पर टार्च के साथ रख दिया। लिफाफे में से स्कॉच टेप निकाली और क्रेट का एक बार फिर जायज़ा लिया। अरसलान कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें क्रेट के नीचे चिपकानी चाहिए। शेर खान ने देखा कि हर क्रेट के ऊपर वाले ढक्कन का लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा आगे को निकला हुआ था। उसने उसके आगे के हिस्से पर उंगली रखकर कहा, हम इस बढ़े हुए ढक्कन के नीचे टेप चिपका देंगे, इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ेगी। और शेर खान ने अपना काम शुरू कर दिया। वो टेप खोलकर एक क्रेट के ढक्कन के नीचे चारों तरफ चिपकाता और फिर दूसरे क्रेट पर आ जाता। इस तरह जितनी जल्दी ये काम हो सकता था उसने मुकम्मल कर लिया। जब 12 के 12 क्रेटों पर धमाका खीज टेप चिपका दी गई तो उन्होंने अपनी अपनी टार्च रोशन की और एक बार फिर क्रेटों पर चिपकी हुई टेप को चेक किया। जब उनकी तसल्ली हो गई तो शेर खान बोला, अब वापस चलो। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर गोदाम से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शेर खान ने दरवाजे के पट को आहिस्ता से बंद किया और दोबारा ताला डालकर चाबी ताले से निकाल ली। कबीर खान अंधेरे में आसपास चल फिरकर निगरानी कर रहा था। उसने अंधेरे में दोनों को बाहर आते देखा तो जहाँ उसे बिठाया गया था वहाँ आकर खामोशी से बैठ गया। अरसलान और शेर खान उसके पास आ गए। अरसलान ने कहा, काम हो गया है कबीर खान, चलो। उसने चाबी कबीर खान को पकड़ा दी और वो रात की तारीकी में तेज़ तेज़ चलते गोदाम के अकब वाले इलाके से बाहर निकलकर अपनी टैक्सी की तरफ बढ़े। टैक्सी कुछ फासले पर एक छोटी सड़क के किनारे खड़ी थी। वो टैक्सी में सवार हुए। कबीर खान ने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी चल पड़ी। खुफिया कमीनगाह पर जाकर उन्होंने लीडर को अपनी कारगुजारी से आगाह किया। लीडर ने पूछा, वापसी पर हर शय को अच्छी तरह से चेक कर लिया गया था? शेर खान बोला, जी हाँ, हम दोनों ने चेक करके पूरी तसल्ली कर ली थी। 12 के 12 क्रेटों पर धमाकाखिज टेप इस तरह चिपका दी गई है कि दिन के वक्त क्रेटों को जहाज़ पर ले जाते वक्त उस पर किसी की निगाह पड़ने का इम्कान नहीं है। लीडर ने कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। अब आप लोग आराम करें, बाकी प्रोग्राम कल तय किया जाएगा। कबीर खान, जी शाह जी, कबीर खान ने कहा। लीडर ने उसे हिदायत करते हुए कहा, तुम कल 10-11 बजे तक यहाँ पहुँच जाना। आ जाऊँगा शाह जी, कबीर खान ने जवाब दिया। अब तुम भी जाकर आराम करो, लीडर ने कहा। कबीर खान खुदा हाफिज कहकर चला गया। रात गुजर गई।
اگلے دن ناشتے کے بعد ارسلان، شیر خان اور لیڈر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ لیڈر کہنے لگا، شیر خان، اب اس مشن کا سب سے نازک اور سب سے اہم مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس میں سے بھی کامیابی کے ساتھ گزر جاؤ گے انشاءاللہ، کمانڈو شیر خان نے جواب دیا۔ اس موقع پر کمانڈو ارسلان کہنے لگا، ان کے ساتھ میرے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ لیڈر نے کہا، نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور ساتھ جانے کو کہتا۔ شیر خان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یہ کام اسے اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ ہم کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں گے۔ لیڈر نے تھوڑا توقف کیا، پھر کہنے لگا، وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، یعنی ہماری اطلاع کے مطابق کل رات 1 بجے کے بعد ایٹمی کمپیوٹر ڈیٹا کی ماسٹر خفیہ کاپی ڈسک کی شکل میں دلی سے ٹرانسپورٹ طیارے L-119 کے ذریعے دلی سے مدارس لے جائی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ خفیہ ماسٹر کاپی ایئرپورٹ کے راستے میں ہی اپنے قبضے میں کرنی ہے۔ کس طریقے سے اپنے قبضے میں کرنی ہے وہ شیر خان کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ کبیر خان اپنی ٹیکسی کل شام کو ہی تمام کاغذات کے ساتھ یہاں چھوڑ جائے گا۔ شیر خان کے واسطے وہ ٹیکسی ڈرائیور کی استری کی ہوئی الگ وردی بھی ساتھ لائے گا، جس کو شیر خان یہیں سے پہن کر روانہ ہوگا۔ ہم یعنی میں اور ارسلان ایک دوسری گاڑی میں پیچھے پیچھے جائیں گے، تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم فوراً ایکشن میں آ جائیں۔ پھر بے شک لاٹھی ٹوٹ جائے مگر سانپ کو ضرور مار دیں گے۔ شیر خان نے پوچھا، ہمیں کل یہاں سے کس وقت روانہ ہونا ہوگا؟ لیڈر بولا، طیارے کی فلائٹ کا ٹائم رات کے 1 بجے کے بعد مقرر کیا گیا ہے۔ صحیح ٹائم ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن ہم رات کے پورے 12 بجے جائے واردات یعنی اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ شیر خان ٹیکسی لے کر سریش پانڈے کے فلیٹ سے کچھ فاصلے پر کسی جگہ چھپا رہے گا۔ جیسے ہی سریش پانڈے ایٹمی ڈیٹا کی سیکرٹ ماسٹر کاپی لے کر اپنے فلیٹ سے نکلے گا، شیر خان ٹیکسی سٹارٹ کر دے گا۔ جب سریش پانڈے بریف کیس اٹھائے بلڈنگ کے گیٹ سے باہر آ کر فٹ پاتھ پر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جائے گا، شیر خان ٹیکسی اس کے قریب لے جا کر روک دے گا اور سریش پانڈے کو ٹیکسی میں سوار کروا کر ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے گا۔ اس کے بعد شیر خان نے جو کچھ کرنا ہے اسے بتا دیا گیا ہے۔ لیڈر نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیر خان، اس مشن کا سب سے نازک مرحلہ ہے، تمہیں ہر قدم پوری ہوشمندی سے اٹھانا ہوگا۔ ہم مناسب فاصلے پر تمہارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ کبیر خان دوسرے روز دن کے وقت ہی اپنی ٹیکسی اور ٹیکسی کے کاغذات وغیرہ لا کر دے گیا۔ اس میں شیر خان کی ڈرائیوروں والی وردی بھی تھی، جو اس زمانے میں ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے پہننی ضروری ہو جاتی تھی۔ سارا دن یہ لوگ ایک طرح سے اپنے مشن کے آخری اور انتہائی اہم مرحلے کی ریہرسل کرتے رہے۔ رات کو تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور تیز کافی کے 2 پیالے پیے تاکہ نیند نہ آئے۔ کبیر خان ایک دوسری ٹیکسی لے کر رات کے 10 بجے خفیہ کمینگاہ پر پہنچ گیا۔ ٹھیک 11 بجے رات شیر خان نے ٹیکسی ڈرائیوروں والی وردی پہن کر سر پر ٹوپی اوڑھ لی۔ اس ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کو اٹھانے سے نیچے خالی جگہ تھی۔ اس خالی جگہ میں نقلی بریف کیس، یعنی وہ بریف کیس جس میں انتہائی زبردست دھماکہ خیز مادہ لگا ہوا تھا اور جو سریش پانڈے کے بریف کیس کی ہبہو نقل تھی، پچھلی سیٹ کے نیچے خالی خانے میں چھپا دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔ شیر خان نے جو ڈرامہ کھیلنا تھا یہ اس ڈرامے کا ایک حصہ تھا۔ لیڈر اور ارسلان نے معمولی سے کپڑے پہن لیے، یعنی پاجامہ، بند گلے کا سویٹر اور گرم کوٹ۔ ارسلان نے سویٹر کے اوپر گرم جیکٹ پہن لی تھی۔ انہوں نے خاموش نالی والے بھرے ہوئے پستول اپنے ساتھ رکھ لیے تھے، جن پر سائلنسر لگے ہوئے تھے۔ رات کے 11:40 پر یہ خطرناک قافلہ اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیر خان ٹیکسی لے کر آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی کے اوپر سرخ روشنی جو ٹیکسی کی نشانی ہوتی تھی بجھا رکھی تھی، تاکہ کوئی دوسرا آدمی ہاتھ دے کر ٹیکسی کو نہ روکے۔ ایک پستول شیر خان نے بھی اپنی وردی میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مناسب فاصلے پر ایک پرانی بند جیپ چلی آ رہی تھی۔ اس جیپ کو کبیر خان ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیپ میں لیڈر اور کمانڈو ارسلان بیٹھے ہوئے تھے۔ ریموٹ کنٹرول ارسلان کے کوٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ دونوں گاڑیاں دلی کی الگ تھلگ، غیر معروف اور خالی خالی سڑکوں پر سے تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی اس علاقے میں آ گئیں جہاں اٹامک کمیشن کے ادھیڑ عمر کلرک اور کمیشن کے سب سے قابل اعتماد آدمی سریش پانڈے کا فلیٹ تھا۔ اس جگہ کا پہلے سے تعین کر دیا گیا تھا جہاں ان لوگوں نے آگے پیچھے اپنی گاڑیاں کھڑی کرنی تھیں۔ اس علاقے کے فلیٹوں میں کہیں کہیں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سردی کی وجہ سے لوگ کمروں میں بند سو رہے تھے یا ضروری کاموں میں مصروف تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ سریش پانڈے کے فلیٹ پر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ سریش پانڈے ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ شیر خان نے فلیٹ کی بلڈنگ کے گیٹ سے کافی پیچھے سڑک سے اتار کر ٹیکسی اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ شیر خان کی ٹیکسی سے کوئی 50 فٹ پیچھے اندھیرے میں کبیر خان نے جیپ کھڑی کر دی۔ جیپ میں کبیر خان کے علاوہ ارسلان اور لیڈر بھی موجود تھے۔ وہ اس فلیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے کچھ دیر بعد سریش پانڈے نے باہر نکلنا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بن کر گزر رہا تھا۔ لیڈر نے دوسری بار گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، اس وقت تک سریش پانڈے کو نکل آنا چاہیے۔ ان کی گاڑی سے آگے 50 فٹ کے فاصلے پر شیر خان بھی
टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठा टिकटिकी बांधे सुरेश पांडे के फ्लैट की बिल्डिंग के गेट को देख रहा था। ठीक 12:15 पर शेर खान को उधेड़ उम्र सुरेश पांडे फ्लैट के छोटे दरवाजे में से निकलकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट की तरफ आता नजर आया। शेर खान ने टैक्सी के ऊपर जो सुरख रोशनी बुझी हुई थी उसे रोशन कर दिया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। वो सुरेश पांडे पर निगाह रखे हुए था। सुरेश पांडे ने गर्म कोट के ऊपर गले में गर्म मफलर लपेट रखा था। सर पर हिंदुओं वाली काली गोल टोपी पहन रखी थी। एक हाथ में ब्रीफकेस था, दूसरा हाथ ढीली ढाली पतलून की जेब में था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट से बाहर आकर सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल पड़ा। उसका रुख आगे चौक में टैक्सी स्टैंड की तरफ था। शेर खान टैक्सी को एक खास रफ्तार से चलाते हुए सुरेश पांडे के करीब से गुजर गया। फिर चंद कदम आगे जाकर उसने टैक्सी रोक दी। इतने में सुरेश पांडे टैक्सी के करीब आ गया था। शेर खान ने टैक्सी में से बाहर निकल कर कहा, सर मुझे एयरपोर्ट पर जाना है, अगर आप एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो बैठ जाइए। और उसके साथ ही शेर खान ने बड़ी मुस्तैदी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। सुरेश पांडे ने एक बावर्दी टैक्सी ड्राइवर की खाली टैक्सी को देखा तो बोला, तुम्हारा मीटर तेज़ तो नहीं चलता? शेर खान ने बेनियाजी से जवाब दिया, सर हमारा मीटर दिल्ली कॉरपोरेशन से पासशुदा है, हम मुसाफिरों से कभी ज़्यादा किराया नहीं लेते। आपको अगर मुझ पर इतबार नहीं है तो चौक में से कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए। ये कहकर शेर खान टैक्सी का दरवाज़ा बंद करने लगा तो सुरेश पांडे ने कहा, ठीक है चलो, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो, मगर टैक्सी तेज़ चलाना, मुझे जल्दी पहुंचना है। शेर खान ने सुरेश पांडे को ये कहकर कि अगर आप मुझ पर एतबार नहीं तो कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए, बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था। अगर सुरेश पांडे ये कहकर आगे चल पड़ता कि ठीक है मैं चौक से कोई दूसरी टैक्सी ले लेता हूँ तो सारे किए किराए पर पानी फेर सकता था और उन कमीशन खाक में मिल जाता, लेकिन सुरेश पांडे पर अपना इतमाद जमाने के लिए ऐसा कहना ज़रूरी था। ये महज इत्तेफाक की बात थी कि उधेड़ उम्र सुरेश पांडे ने कोई दूसरी टैक्सी लेने का ख्याल दिल से निकाल दिया और शेर खान की टैक्सी में सवार हो गया। शेर खान की जान में जान आ गई। सुरेश पांडे पिछली सीट पर बाएं जानिब होकर बैठ गया था। उसने वो ब्रीफकेस जिसमें भारत के एटमी राज की मास्टर डिस्क रखी हुई थी अपनी दाहिनी जानिब सीट पर रख दिया था। शेर खान जल्दी से टैक्सी निकाल कर ले गया। सुरेश पांडे को टैक्सी में सवार होते और टैक्सी को आगे की तरफ रवाना होते लीडर अरसलान और कबीर खान ने देख लिया था। उन्होंने भी 50 फुट का फासला रखकर अपनी जीप को उसके पीछे लगा दिया। जीप की बत्तियां उन्होंने बुझाई हुई थीं। शेर खान की टैक्सी खाली सड़क पर चली जा रही थी। सुरेश पांडे ने पिछली सीट पर से कहा, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। शेर खान ने सोची समझी स्कीम के मुताबिक कहा, सर मेरी गाड़ी में थोड़ा सा नुक्स है, आप कहते हैं तो मैं स्पीड तेज़ कर देता हूँ। और शेर खान ने स्पीड बढ़ा दी। वो यही चाहता था। फ्लैटों वाले किसी कदर रोशन इलाके से निकलने के बाद टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ जाती सड़क पर आ गई। शेर खान कोई ऐसी जगह देख रहा था जहाँ खंभों पर जलती मरकरी लाइटों की रोशनी न हो। चनांचे उसने दो खंभों के दरमियान एक नीम रोशन जगह देख ली और वहाँ पहुँचते ही गाड़ी के इंजन में कोई ऐसा नुक्स डाल दिया कि इंजन में से 2-3 अजीब सी आवाज़ें निकलीं और शेर खान ने गाड़ी को जल्दी से सड़क पर से उतारकर ब्रेक लगा दी। क्या हुआ? पिछली सीट पर बैठे सुरेश पांडे ने पूछा। शेर खान ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा, सर मैं इसलिए गाड़ी की स्पीड तेज़ नहीं करता था, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपको वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। ये कहकर शेर खान जल्दी से गाड़ी के सामने आ गया। उसने गाड़ी का बोनट ऊपर उठाया और झुककर कुछ देखने लगा। बोनट की वो सलाख जिसके सहारे बोनट को खड़ा किया जाता था उन्होंने पहले ही निकाल रखी थी। शेर खान ने एक हाथ से बोनट उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से इंजन में यूं ही पुर्जों को ठीक कर रहा था। फिर उसने बोनट के पीछे से सर निकालकर सुरेश पांडे से कहा, सर आपको तकलीफ तो होगी, मगर मेरे बोनट की सलाख टूट गई थी। आप अगर 1 मिनट के लिए यहाँ आकर बोनट को ऊपर उठा लें तो मैं इंजन का नुक्स अभी दूर किए देता हूँ। वहाँ आसपास कोई दूसरी टैक्सी दिखाई भी नहीं दे रही थी। सुरेश पांडे को मजबूरन टैक्सी से निकलना पड़ा। उसने ब्रीफकेस पिछली सीट पर ही रहने दिया और खुद खिड़की खोलकर शेर खान के पास आकर कहने लगा, तुम लोग इसी तरह मुसाफिरों को परेशान करते हो, गाड़ी निकालने से पहले इसकी चेकिंग क्यों नहीं करते? शेर खान बोला, सर आप फिक्र न करें, मैं 1 मिनट में इसे ठीक किए देता हूँ, आप ज़रा बोनट को सहारा दें। सुरेश पांडे ने बादल नखासा दोनों हाथों से बोनट ऊपर उठा दिया। शेर खान झुककर इंजन में से किसी तार को निकालने की कोशिश करने लगा, फिर जल्दी से पीछे हटकर बोला, तार का पेच ढीला हो गया है, मैं अभी इसे कस देता हूँ, पेचकस ले आऊँ, पीछे सीट के नीचे औजारों में पड़ा है। ये कहकर उससे पहले कि सुरेश पांडे को ये सोचने का वक्त मिलता कि पिछली सीट पर उसकी इंतहाई सीक्रेट दस्तावेज वाला ब्रीफकेस पड़ा है, शेर खान तेज तेज चलता पीछे गया। खिड़की खोलकर अंदर को झुका, पिछली सीट को ज़रा ऊपर उठाया। उसके अंदर जो धमाकेदार टेप वाला ब्रीफकेस पड़ा था उसे निकालकर ऊपर वाली सीट पर रखा और ऊपर वाली सीट का मास्टर कॉपी वाला ब्रीफकेस सीट के नीचे रख दिया और वहीं पर से एक बड़ा पेचकस निकालकर अपने आप बोलता हुआ बोनट की तरफ बढ़ा, सर क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी है।
कल इसका पुर्जा ही बदलवा लूँगा। सुरेश पांडे के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये टैक्सी ड्राइवर एक इंतहाई अहम कमांडो मिशन पर है और उसने इसके ब्रीफकेस को दूसरे ब्रीफकेस से बदल दिया है। दूसरी बात यह थी कि शेर खान ने यह काम इतनी तेज़ी और महारत से कर दिया था कि उसे बमुश्किल 15 सेकंड लगे थे। इस काम की उसने 101 मरतबा रिहर्सल कर रखी थी। शेर खान पेचकस लेकर इंजन पर झुक गया और यूं ही एक पेच को थोड़ा सा कस देने के बाद सुरेश पांडे के हाथों से बोनट खुद पकड़ लिया और बोला, बस महाराज, अब आप तशरीफ़ रखें, मैंने नुक्स दूर कर दिया है। सुरेश पांडे मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता और टैक्सी ड्राइवर को बुरा भला कहता पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसने अपने ब्रीफकेस को देखा। उसका ब्रीफकेस उसी तरह पिछली सीट पर पड़ा था, मगर वो नहीं जानता था कि ये वो ब्रीफकेस नहीं है जिसको लेकर और जिसमें एटमी डाटा के राज की मास्टर कॉपी डालकर वो अपने फ्लैट से निकला था। ये उसके ब्रीफकेस की हूबहू नकल था। वो दूसरा ब्रीफकेस था जिसमें मुजाहिदों ने खौफनाक धमाकाखेज मवाद वाली टिप अंदर लगा रखी थी और उसका वजन दुरुस्त रखने की खातिर यूं ही 2-3 बेकार फाइलें उसके अंदर रख दी थीं। शेर खान जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ा दिया और बोला, सर देख लेना, गाड़ी अब हवा से बातें करेगी, 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। और शेर खान ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। शेर खान ने गहरा सांस लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस कदर नाजुक, इस कदर अहम और ख़तरनाक मरहले में से वो इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी गुजर गया है। इस सारे ड्रामे को शेर खान की टैक्सी से पीछे आते लीडर और अरसलान ने भी देख लिया था। जब शेर खान ने गाड़ी सड़क से उतार कर खड़ी की थी और लीडर के इशारे पर कबीर खान ने भी जीप एक तरफ खड़ी कर दी थी, फिर जो कुछ हुआ, यानी शेर खान का बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट तक जाना, बोनट को उठाना, फिर कुछ कहना और उसके बाद टैक्सी की पिछली सीट पर से निकलकर सुरेश पांडे का शेर खान की तरफ जाना, फिर सुरेश पांडे का बोनट को सहारा देना और शेर खान का पिछली सीट की तरफ जाना। ये सारा मंजर अरसलान और लीडर ने मुजरिब निगाहों से देखा था। लीडर ने आहिस्ता से कहा था, खुदा करे कि शेर खान अपने मकसद में कामयाब हो गया हो। फिर जब उन्होंने शेर खान को टैक्सी का दरवाज़ा बंद करते बोनट की तरफ जाते हुए देखा तो अरसलान ने कहा, मुझे यकीन है कि शेर खान ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद जब टैक्सी का बोनट शेर खान ने गिरा दिया और सुरेश पांडे वापस पिछली सीट पर आकर बैठ गया और टैक्सी चल पड़ी थी, तो लीडर ने कहा, मेरा ख्याल है कि काम हो गया है। कबीर खान, जीप पीछे लगा दो। और कबीर खान ने एक ख़ास फासला रखकर जीप को शेर खान की टैक्सी के पीछे लगा दिया। शेर खान बिल्कुल मुतमिन होकर टैक्सी को खाली सड़क पर काफ़ी स्पीड पर लिए जा रहा था। सुरेश पांडे पिछली सीट पर गाड़ी की रफ्तार से मुतमिन होकर बैठा था। वो ब्रीफकेस जिसमें धमाकाखेज बारूदी मादा लगा हुआ था, उसने अपना ब्रीफकेस समझकर अपने घुटनों पर रख लिया था। दूर से एयरपोर्ट की रोशनियां नजर आने लगीं। शेर खान ने बुलंद आवाज़ में कहा, देख लें सर, मैंने आपको 10 मिनट में पहुंचा दिया है। सुरेश पांडे ने कोई जवाब न दिया। टैक्सी एयरपोर्ट के गेट पर आकर रुक गई। यहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती थी। गार्ड ने आगे बढ़कर सुरेश पांडे को गौर से देखा और पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? इस दौरान दूसरा गार्ड लंबे राड वाले डिटेक्टर से गाड़ी की डिक्की खोलकर ये चेक कर रहा था कि गाड़ी में कोई बम वगैरह तो नहीं रखा हुआ। उसे क्या खबर थी कि इस गाड़ी में एक ऐसी खतरनाक बम टेप की शक्ल में ब्रीफकेस के अंदर चिपका दिया गया है कि जिसको दुनिया का कोई डिटेक्टर चेक नहीं कर सकता। इस दौरान सुरेश पांडे ने कोट की जेब में से अपना शिनाख्ती कार्ड निकाल कर दिखाया तो उसने जल्दी से कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हैं। वो ऐसा सरकारी शिनाख्ती कार्ड था कि जिसको देखकर कोई भी सुरेश पांडे को नहीं रोक सकता था। शेर खान ने भी गाड़ी के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कागजात निकाल कर हाथ में पकड़ रखे थे। जब गार्ड ने सुरेश पांडे का शिनाख्ती कार्ड देखकर ठीक है सर कहा, तो शेर खान ने कागजात बढ़ाते हुए कहा, सर ये मेरा लाइसेंस है। गार्ड बोला, आगे बढ़ो, और शेर खान ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इस दौरान पीछे आने वाली जीप कबीर खान ने काफ़ी पीछे एक तरफ खड़ी कर दी थी। लीडर और असलान बड़ी तशवीश के साथ टैक्सी की चेकिंग होते देख रहे थे। यहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये मरहला भी जब खैरियत से गुजर गया और शेर खान की टैक्सी एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गई तो लीडर ने सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है। इसके फ़ौरन बाद लीडर ने कबीर खान से कहा, कबीर खान गाड़ी निकाल कर पीछे ले चलो। कबीर खान ने वहीं से गाड़ी को मोड़ा और उसे लेकर एयरपोर्ट की दाएं जानिब एक कच्ची सड़क पर आ गया। वो जगह पहले से तय कर ली गई थी जहाँ जीप को खड़ी करके उन्हें शेर खान की वापसी का इंतज़ार करना था। शेर खान ने टैक्सी डिपार्चर लॉन्च के बाहर रोक दी और जल्दी से बाहर निकलकर सुरेश पांडे के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सुरेश पांडे ने बाहर निकलते हुए कहा, कितने पैसे बने हैं तुम्हारे? नकली ब्रीफकेस सुरेश पांडे ने एक हाथ से अपने सीने के साथ लगा रखा था। शेर खान ने सोचा कि उसे मालूम ही नहीं, उसने अपनी मौत को सीने के साथ लगाया हुआ है। उसने कहा, सिर्फ 15 रुपये बने हैं। सुरेश पांडे ने जेब से बटुआ निकालकर शेर खान को गिनकर 15 रुपये दिए और कहा, इसमें तुम्हारा टिप भी शामिल है। शेर खान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, कोई बात नहीं सर। शेर खान अगले सीट पर आकर बैठ गया। उसने मीटर को घुमा कर नॉर्मल किया और सुरेश पांडे पर एक निगाह डाली। उधेड़ उमड़ सुरेश पांडे अपनी मौत वाले ब्रीफकेस को सीने से लगाए
90 तुले कदम उठाता डिपार्चर लॉन्च की तरफ बढ़ रहा था। शेर खान ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट की हदूद से निकलने के बाद उसने गाड़ी को उसी सड़क पर डाल दिया जिस सड़क पर थोड़ी देर पहले कबीर खान, अरसलान और लीडर जीप लेकर गए थे। कबीर खान जीप को चलाते हुए काफ़ी आगे निकल गया था। एयरपोर्ट की रोशनियां उनकी दाएं जानिब पीछे रह गई थीं। यह कच्ची सड़क आगे जाकर बाएं तरफ नई कॉलोनी की तरफ मुड़ जाती थी। उनकी बाएं जानिब कद आदम खारदार बाड़ लगी हुई थी जिस पर फासले फासले पर बत्तियां रोशन थीं। ये एयरपोर्ट के रनवे की हदबंदी थी। उनकी जीप वहां से भी आगे निकल गई और एक ऐसी जगह पर आकर दरख्त के नीचे रुक गई जहां कुछ फासले पर से जहाज उतरते और टेक ऑफ करते दूर से नजर आ जाते थे। लीडर ने कबीर खान से कहा, तुम शेर खान के आने पर टैक्सी लेकर वापस चले जाओगे। ठीक है शाहजी, कबीर खान बोला। जीप की सारी बत्तियां बुझा दी गई थीं। वो दरख्त के नीचे रात के अंधेरे में सड़क पर पीछे की जानिब देख रहे थे। शेर खान ने इस सड़क पर वापस उनके पास आना था। उसे मालूम था कि उन्होंने इस जगह मलाप करना है। शेर खान ने भी अपनी टैक्सी की बत्तियां बुझा रखी थी। टैक्सी की छत वाली लाल बत्ती पहले ही से बुझी हुई थी। जब मुसाफिर टैक्सी में बैठता है तो ड्राइवर छत वाली लाल बत्ती बुझा दिया करते हैं। सुरेश पांडे के उतरने के बाद शेर खान ने लाल बत्ती रोशन नहीं की थी। उसे ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी टैक्सी ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। थोड़ी देर बाद सड़क पर दूर से गाड़ी के इंजन की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी और कबीर खान बोला, शेर खान आ रहा है। अरसलान और लीडर जीप में बैठे सड़क पर नजरें जमाए हुए थे। सड़क पर बिजली का कोई खंभा नहीं था। रात की तारीकी में सड़क पर दूर से उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी करीब होती जा रही थी। कबीर खान बोला, सर ये मेरी गाड़ी की आवाज़ ही है। दूसरे लम्हे शेर खान की गाड़ी अंधेरे में से निकलकर उनकी जीप के पास आकर खड़ी हो गई। शेर खान गाड़ी से जल्दी से बाहर निकल आया। अरसलान, लीडर और कबीर खान भी जीप में से निकलकर उनके पास आ गए। काम हो गया? लीडर ने जल्दी से पूछा। शेर खान ने कहा, सब ठीक हो गया सर। धमाकाखिज मवाद वाला ब्रीफ केस सुरेश पांडे के पास है और उसका ब्रीफ केस पिछली सीट के नीचे पड़ा है। लीडर ने उस वक्त पिछली सीट को ऊपर उठाकर नीचे देखा। सीट के अंदर ब्रीफ केस पड़ा था। लीडर ने ब्रीफ केस निकालकर उसे गौर से देखा और कबीर खान से कहा, इसे खोलो। इसकी वजह यह थी कि हर ब्रीफ केस की चाबी अलग अलग होती है और इस ब्रीफ केस की चाबी सुरेश पांडे अपने साथ ही ले गया था। कबीर खान ताले खोलने का माहिर था और वह ख़ास औजार इस मकसद के लिए साथ लेकर आया था। उसने उसी वक्त ब्रीफ केस को खोल दिया। अरसलान और लीडर टैक्सी के अंदर बैठ गए। कबीर खान और शेर खान टैक्सी के बाहर खड़े थे। लीडर ने छोटी टार्च की रोशनी में ब्रीफ केस में रखे कागजात को उलटना पुलटना शुरू किया तो उसे एक बादामी रंग का लिफाफा नजर आया। उसने लिफाफे को खोला तो उसमें से कंप्यूटर की एक डिस्क निकली जो एक और लिफाफे में बंद करके रखी गई थी। लीडर ने डिस्क के दरमियान में लगे हुए कोड नंबरों को गौर से देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। शेर खान, यही वो मास्टर कॉपी की डिस्क है जिसकी हमें ज़रूरत थी। लीडर ने डिस्क को लिफाफे में डाला और लिफाफा बंद करके अपने कोट की अंदर की जेब में संभाल कर रख लिया और कबीर खान से कहा, कबीर खान तुम टैक्सी लेकर फ़ौरन वापस चले जाओ। कबीर खान उसी वक्त टैक्सी में बैठा और उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। लीडर, अरसलान और शेर खान जीप में आकर बैठ गए। लीडर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। अरसलान और शेर खान उसके साथ वाली एक ही कशादा सीट पर बैठे थे। लीडर ने जीप स्टार्ट कर दी और उसे वहाँ से आगे निकालकर जहाँ खेत शुरू हो जाते थे वहाँ लाकर एक घने दरख्त की ओट में खड़ी कर दी। जीप की बत्तियाँ बुझी हुई थीं। जीप का रुख खेतों की तरफ था जहाँ से 1.5-2 फरलांग के फासले पर एयरपोर्ट का रनवे आकर ख़त्म हो जाता है और जहाज़ काफ़ी पीछे से टेक ऑफ कर जाते थे। जिस ट्रांसपोर्ट तैयारे को देखने के लिए ये लोग वहाँ छुप कर बैठे थे उसे भी यहीं से टेक ऑफ करना था। जहाज़ की फ़्लाइट इन लोगों की इतला के मुताबिक रात 1 बजे के बाद थी जो 1:15 या 1:20 ही हो सकती थी। वहाँ से रनवे तो दिखाई नहीं देता था मगर जब कोई बड़ा जहाज़ उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ने लगता था तो वहाँ से जहाज़ नज़र आ जाता था। लेकिन ये रात का वक्त था। रात के वक्त उन्हें सिर्फ जहाज़ की रोशनी ही दिखाई दे सकती थी। दूर से रनवे की दोनों जानिब जलती रोशनियाँ सितारों की तरह झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। इनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। सब पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। वो बार बार अपनी अपनी घड़ियाँ देख लेते थे। आखिर शेर खान ने खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है फ़्लाइट का टाइम हो गया है। मेरा भी यही ख्याल है, लीडर ने आहिस्ता से कहा। सब की नज़रें दूर उस जगह लगी हुई थीं जहाँ से रात के अंधेरे में उन्हें दौड़ते हुए तैयारे की रोशनी नज़र आनी थी। अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं था। सब के दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं ब्रीफकेस का राज न खुल गया हो और फ़्लाइट मनसूख न कर दी गई हो, मगर ज़ुबान से इसका कोई भी इजहार नहीं कर रहा था। शेर खान के दिल में भी तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे। अचानक दूर से एक जानिब से रोशनी का गुबार सा घूम कर एक तरफ को मुड़ता दिखाई दिया। लीडर ने चौंक कर कहा, तैयारा टेक ऑफ पॉइंट पर आ रहा है। उसका अंदाज़ा सही था।
دلی سے مدارس جانے والا ٹرانسپورٹ طیارہ L-119 رن وے پر ٹیک آف کرتے ہوئے اپنے ٹیک آف پوائنٹ کی طرف گھوم گیا تھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں، یہی روشنی انہیں غبار کی شکل میں ایک طرف کو مڑتی ہوئی نظر آئی تھی۔ دوسرے لمحے انہیں طیارے کی تیز روشنی نظر آنے لگی، پھر یہ روشنی بجھ گئی۔ لیڈر نے کہا، طیارہ ٹیک آف کرنے والا ہے۔ طیارہ L-119 ٹیک آف پوائنٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس طیارے میں سریش پانڈے اپنا بریف کیس گود میں رکھ کے سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 4 باڈی گارڈ جو ایئرپورٹ کے اندر سے اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور انہوں نے سریش پانڈے کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اس کے آگے اور پیچھے سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ یہ مسافر بردار طیارہ نہیں تھا، مال لانے لے جانے والا طیارہ تھا، مگر اس کے اندر 6-7 نشستیں بنا دی گئی تھیں۔ طیارے کے دونوں ہوا بازوں اور عملے کے دوسرے ارکان کو بھی علم نہ تھا کہ سریش پانڈے بریف کیس میں کیا لیے جا رہا ہے۔ باڈی گارڈ کو بھی صرف اتنا ہی علم تھا کہ یہ شخص اٹامک مشن کی کوئی بڑی اہم دستاویز لے جا رہا ہے جس کی حفاظت ازحد ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس وقت سریش پانڈے بریف کیس میں صرف ایک تباہ کن بم لے کر جا رہا ہے جس کے پھٹنے کے بعد طیارے کے پرخچے اڑنے والے تھے۔ وہ 12 کے 12 کریٹ بھی طیارے میں لدے ہوئے تھے جن کے اندر مختلف نوادرات تھے اور جن میں سے ہر کریٹ کے ڈھکنے کے اندر کی سائڈ پر دھماکہ خیز ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ یہ ٹیپ 50 من وزنی 1 درجن بموں کے دھماکے سے کم شدت کی نہیں تھی۔ ٹرانسپورٹ طیارہ L-119 ٹیک آف پوائنٹ پر کھڑا تھا۔